कटी होगी फोन लीजिए। गुड आफ्टरनून सभी को। भाई आ जाओ प्यारे बच्चों। पिछली क्लास देख ली होगी अब तो सबने, है ना। क्या किया था लास्ट क्लास में हमने? पॉलिटी की आज हमारी छठी क्लास है ना। लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम? याद है या वो भूल गए भाई? लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? भारत के संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसको पढ़ना स्टार्ट किया था हमने। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, उसके अंदर क्या था, 8 अनुसूचियां थी। और अभी वर्तमान के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। तो 12 अनुसूचियां जो हैं हमारी, उनमें से हमने 7 अनुसूचियां पढ़ ली थी, है ना। तो उसको एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। पहली अनुसूची के अंदर क्या था कि भारत के जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन किया गया है भाई। ठीक है। दूसरी अनुसूची के अंदर क्या था, जो हमारे मुख्य मुख्य पदाधिकारी हैं उनके जो वेतन और भत्ते हैं उनके बारे में डिस्कस हमने किया था, कि उनके बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची जो थी, तीसरी अनुसूची के अंदर क्या था, जो हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं उनकी जो शपथ है उसके बारे में वर्णन किया गया था। चौथी अनुसूची में क्या किया गया था? चौथी अनुसूची में राज्यसभा के अंदर सीटों का बंटवारा किया गया था। पांचवी अनुसूची के अंदर जो हमारे एससी मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के जो एरिया हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कंट्रोल के बारे में बताया गया है। जो छठी अनुसूची है, उस छठी अनुसूची के अंदर 4 राज्यों का जिक्र किया गया है कि 4 राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन उसके अंदर है। 4 राज्य कौन कौन से थे वो? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची हमने की थी कि 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां बताई गई हैं भाई। 3 सूचियां कौन कौन सी थी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती कंकरेंट लिस्ट। ठीक है। तो वो क्या है? 3 सूचियां हैं उसके अंदर। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी यूनियन लिस्ट है, केंद्र जो सूची है या संघ सूची जो है, उसमें पहले 97 विषय होते थे, लेकिन वर्तमान में उसमें 100 हैं। राज्य सूची के अंदर आपको बताया था पहले 66 विषय होते थे और वर्तमान में कितने हैं? 61, 5 कम कर दिए गए हैं। और जो कंकरेंट लिस्ट है हमारी समवर्ती सूची जो है, इस समवर्ती सूची के अंदर पहले 47 विषय होते थे और वर्तमान में अगर आपसे पूछे कितने हैं तो 52 विषय हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 5 जो सब्जेक्ट हैं वो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में कब डाले गए थे बेटा? तो वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा वो निकाले गए थे। कौन कौन से विषय निकाले गए थे? तो मैंने आपको बताया था कि एक तो फॉरेस्ट वन, दूसरा वन्य जीव संरक्षण था, एक शिक्षा था, एक नाप व तोल का था और एक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का था। ठीक है, न्यायिक प्रशासन का था। तो ये 7 अनुसूचियां बेटा हम पढ़ चुके थे। ठीक है। इसके बाद आगे चलो, ये जो 8वीं अनुसूची है बेटा, ये 8वीं अनुसूची ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस 8वीं अनुसूची से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। क्या है इस 8वीं अनुसूची के अंदर? तो आपको ध्यान रखना है, इस 8वीं अनुसूची में जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं बेटा भारत के संविधान में, जिनको मान्यता मिली हुई है। ठीक है। मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं जो हैं वो इसमें बताई गई हैं 8वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है। तो यहाँ से बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं उनका वर्णन किस अनुसूची के अंदर है? तो आपको ध्यान रखना है 8वीं अनुसूची के अंदर है।
या ये पूछ लेगा बेटा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की वो 22 है बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 22 भाषाएं हैं बेटा, स्टार्टिंग में 22 नहीं थी ये, ठीक है। जिस समय हमारा संविधान बना था उस समय सिर्फ 14 भाषाएं थी जिनको मान्यता मिली हुई थी, ठीक है। 14 ही हमारे क्या थे, स्टेट थे, और 14 ही भाषाओं को मान्यता मिली हुई थी। लेकिन आज वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना है। तो सारी लैंग्वेज हमें यहाँ पर नहीं ध्यान रखने की कौन कौन सी है 22 भाषाएं। 14 भाषाएं तो हमारी ओरिजिनल थी जिस समय संविधान बना था उस समय, बाद में कौन कौन सी ऐड की गई है बेटा वो ध्यान रखनी है हमें। तो आपको ध्यान रखना है 14 भाषाएं जो थी वो तो थी पहले। सबसे पहले जो 15वीं लैंग्वेज जो जोड़ी गई थी बेटा, वो कौन सी जोड़ी गई थी, आपको ध्यान रखना है, वो जोड़ी गई थी सिंधी, ठीक है। सिंधी को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। और ये कब जोड़ा गया था ये भी आपको मैं बता दूं, ये जोड़ा गया था बेटा सिंधी को, ये 21वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे देश के संविधान में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था बेटा, ये 1967 के अंदर, ठीक है। 1967 के अंदर सिंधी को जोड़ा गया। तो आप इसको ऐसे याद रख लो, 67 में सिंधी, से ही 67 बनता है, से ही सिंधी बनता है बेटा। तो 67 में क्या जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ दी गई 15वीं भाषा के रूप में। इसके बाद 16, 17 और 18 बेटा इन तीनों भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया था, ठीक है। 16वीं भाषा, 17वीं भाषा और 18वीं भाषा, इनको एक साथ जोड़ा गया। कौन कौन सी थी ये थी बेटा 3 भाषाएं, एक तो नेपाली, एक थी मणिपुरी और एक थी बेटा कोंकणी, ठीक है। इन तीनों भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया था। और कब शामिल किया गया था इनको, तो वो भी आपको बता दूं, तीनों को एक साथ ही किया गया था। तो वो संविधान संशोधन कौन सा हुआ था बेटा, 71वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे देश के अंदर। और ये हुआ कब था, तो आपको ध्यान रखना 1972 में, ठीक है। 1972 में 71वां संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा क्या जोड़ दी गई थी, सिंधी जोड़ दी गई थी बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि बाद में 19, 20, 21 और 22, ठीक है, ये जो भाषाएं हैं इन 4 भाषाओं को फिर एक साथ जोड़ा गया। मतलब 3 बारी में इनको जोड़ा गया था, इनको चारों को एक साथ जोड़ा गया। ये कौन सी थी, मैथिली, संथाली, बाडो और एक थी बेटा डोगरी, ठीक है। मैथिली, संथाली, बाडो और डोगरी, इनको फिर जोड़ा गया था। वो कब जोड़ा गया था, ये हुआ था बेटा 92वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे देश के अंदर संविधान में। और ये कब हुआ था, 2002 के अंदर, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है बेटा, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये भाषाएं है कहाँ कहाँ की वो भी आप देखो। सिंधी जो है बेटा, ये सिंधी जो लैंग्वेज है ये है सिंध प्रांत की, ठीक है, सिंध की है ये। और ये सिंध बेटा, सिंध प्रांत जो है ये अभी है कहाँ पर, ये है पाकिस्तान के अंदर वैसे तो, ठीक है, सिंध प्रांत। लेकिन बेटा जैसे गुजरात, राजस्थान के जो एरिया हैं जो हमारे पाकिस्तान के साथ टच होते हैं बेटा, उन जो बॉर्डर के ऊपर एरिया है, उन बॉर्डर के ऊपर जो एरिया है उनके अंदर अब भी सिंधी भाषा जो है वो बोली जाती है भारत के अंदर भी। कहाँ पर, गुजरात और राजस्थान के जो एरिया हैं उनके अंदर। इसलिए इस भाषा को भारत के संविधान में मान्यता दी गई। इसके अलावा नेपाली बेटा आपको नाम से पता है कहाँ की लैंग्वेज होगी, ये नेपाल की, ऑफिशियल तो नेपाल की है। वैसे भारत में क्यों शामिल किया गया, क्योंकि वही सेम चीज़, नेपाल के ऐसे एरिया बेटा, बिहार का स्पेशली ऐसा एरिया जो
बाउंड्री टच करता है। नेपाल भारत के साथ बिहार के आसपास जो एरिया टच करता है, उन बिहार के एरिया में ये नेपाली भाषा जो है वो बोली जाती है। इसलिए क्या किया गया, इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया। मणिपुरी नाम से ही पता है आपको, मणिपुर की लैंग्वेज है, ठीक है। कोंकणी जो भाषा है बेटा, कोंकणी भाषा है गोवा की मेन, तो ठीक है, गोवा की भाषा है। कोंकण तट भी आप बोलते हैं ना इसको, कोंकण कोस्ट है हमारा गोवा के नज़दीक, तो वो कोंकणी गोवा की भाषा है, ठीक है। ये मैथिली जो है बेटा, ये मैथिली है बिहार की भाषा, ठीक है, बिहार के अंदर बोली जाती है। संथाली जो है बेटा, संथाल क्या है, संथाल एक जनजाति है बेटा, संथाल नाम की, ठीक है, जनजाति है ये संथाल। जनजाति मतलब ट्राइब है बेटा ये, ठीक है। और ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं है, पर्टिकुलर स्टेट के अंदर नहीं है। ये 2-3 स्टेट है, जैसे असम हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ पर ये संथाल नाम की ट्राइब है, वहाँ पर जनजाति है। इसलिए इस संथाली को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। बी प्रजापति, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, आपने क्लास देख ली होगी पिछली वाली, है ना। कोई डाउट है तो बताओ भाई, जो अब तक हमने किया है उसमें से, ठीक है। और कोई बात नहीं समझ में आती, कोई डाउट होता है तो आप बेटा साथ के साथ कमेंट करके पूछ लिया करो। अच्छा, ये जो बाडो है बेटा, ये बाडो है बेटा असम की भाषा, ठीक है। असम हमारा स्टेट है एक, असम जिसको हम बोलते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे आपसे ऐसे भी पूछा जाता है बेटा, बाडो भी क्या है, बाडो नाम की भी एक क्या है, जनजाति है बेटा, असम के अंदर पाई जाती है। पूछ लेता है बाडो जनजाति कहाँ की है, तो आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा, असम की है, अगर लैंग्वेज आपको पता होगी तो। या इस बाडो जनजाति ने बेटा अभी कुछ समय पहले क्या किया था, बाडो जनजाति ने सरकार से एक मांग की थी कि हमारे लिए असम से अलग करके नया स्टेट बनाओ और उसका नाम रखो बाडो लैंड, ठीक है। जैसे नागालैंड बना हुआ है, ठीक है, वैसे ही इन्होंने कहा था कि हमारे लिए अलग से स्टेट बनाओ, असम से अलग कर दो हमें और नया राज्य बनाओ, और उस नए राज्य का नाम क्या रखो, बाडो लैंड। तो बेटा क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि बाडो लैंड नामक नया राज्य बनाने की मांग कहाँ से उठी थी, तो बेटा असम से उठी थी। क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको इतना पता है ना कि बाडो असम की लैंग्वेज है, तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसी के साथ बेटा जो ये डोगरी है, डोगरी है जम्मू और कश्मीर की लैंग्वेज, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के अंदर ये बोली जाती है डोगरी, ठीक है। तो ये भाषाएं हैं बेटा जिनको बाद में जोड़ा गया था। बाकी भाई मेन लगभग सारी भाषाएं हैं हमारी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल जो भी है वो इसके अंदर 14 भाषाओं के अंदर थी भारत के अंदर जो बोली जाती हैं, ठीक है। संस्कृत भी इसके अंदर आ जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है बेटा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता नहीं मिली हुई है। नहीं क्या पूछेगा बेटा, 3 ऑप्शन तो इनमें से कोई आपको दे देगा, एक गलत आपको ऑप्शन देगा, और बेटा जो गलत ऑप्शन देगा वो हमेशा 100% आपको जो ऑप्शन देगा वो देगा इंग्लिश। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, इन 22 भाषाओं की लिस्ट में ये इंग्लिश जो है वो नहीं है, ध्यान रखना है। इंग्लिश को भारत के संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर रखा है, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है 22 भाषाओं के अंदर, ठीक है, इंग्लिश नहीं है बेटा। आपको गलत ऑप्शन देगा, इंग्लिश देगा हमेशा। दूसरा, अभी करंट की अगर हम बात करें तो करंट में क्या है, 2 लैंग्वेजेस के लिए भी डिमांड उठ रही है हमारे देश में से कि 2 भाषाएं और हैं, उनको भी इनके अंदर शामिल किया जाए। वो कौन सी है बेटा, एक तो राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी के लिए डिमांड चल रही है, आगे हो सकता है कि टाइम जब आएगा उसमें शामिल कर ली जाए, अभी तक नहीं है ये। एक है बेटा भोजपुरी, ठीक है। इन 2 के लिए क्या है, इन 2 के लिए मांग उठ रही है अभी, राजस्थान से और भोजपुरी जो बिहार का एरिया है वहाँ से, ठीक है। अभी तक शामिल नहीं हुई है ये, लेकिन आगे हो सकती हैं, इनकी मांग करनी वहाँ के लोगों ने शुरू कर दी है भाई, ठीक है। तो ये 8वीं अनुसूची के अंदर ये सारी चीज़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट है 8वीं अनुसूची आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बेटा अच्छे से पढ़ना है इनको, ये संशोधन भी ध्यान रखने हैं, और ये 22 भाषाएं जो हैं जो मेन बाद में जोड़ी गई हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किस एरिया की है वो भी लैंग्वेज आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो आगे 9वीं जो अनुसूची है बेटा हमारी, 9वीं अनुसूची। अब ये वो 8 अनुसूचियां हैं बेटा जो हमने पढ़ी हैं अब तक, ये वो 8 अनुसूचियां हैं जो
स्टार्टिंग से ही हमारे देश के संविधान में थी बेटा, ठीक है, स्टार्टिंग से ये थी 8 अनुसूचियाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले 8 थी, अब 12 हो गई हैं अनुसूचियाँ। तो अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची, इसका मतलब ये 4 अनुसूचियाँ हैं जिनको बाद में ऐड किया गया है, शुरू में नहीं थी ये। तो ये ध्यान रखना है, जो 9वीं अनुसूची है ना बेटा, तो पहले तो बात ये आती है कि इसको जोड़ा कब गया 9वीं अनुसूची को। तो आपको ध्यान रखना है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भारत के संविधान में, पहला ही संविधान संशोधन हुआ था बेटा, है ना, बिल्कुल पहला संविधान संशोधन हुआ था हमारे देश के संविधान में। कब हुआ था? 1951 के अंदर, ठीक है, 1951 में पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा 1951 के अंदर ये 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी भारत के संविधान के अंदर। इस भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है बेटा? भूमि तथा संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित नियम और कानून है बेटा इसमें, ठीक है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित या नियम और कानून इसके अंदर बताए गए हैं। ये क्या होता है बेटा? अधिग्रहण का मतलब होता है एक्वायर, जो जमीन करती है सरकार। अब सरकार को मान लो कहीं पर कोई फैक्ट्री लगानी है, कहीं पर रोड बनानी है, कहीं से रेलवे लाइन बनानी है, कोई एयरपोर्ट बनाना है, कोई बस स्टैंड बनाना है, कुछ भी मान लो, सरकार को क्या होता है, उसके लिए ज़मीन चाहिए। अगर सरकार की खुद की ज़मीन है तो सरकार उसके ऊपर बना लेगी। लेकिन अगर मान लो कोई रोड बनानी है, मान लो तो रोड बनानी है, तो रोड के लिए क्या होता है, रोड के लिए सरकार के पास जगह नहीं होती, तो रोड चौड़ी करनी है मान लो, तो रोड के साइड में जो बेटा ज़मीन है, वो ज़मीन क्या करनी पड़ेगी, सरकार को खरीदनी पड़ेगी बेटा, जिन जिन लोगों की वो ज़मीन आएगी साइड में। तो सरकार क्या करती है, वो लैंड जो है साइड में उसको एक्वायर करती है, ठीक है, उसका अधिग्रहण करती है। तो एक्वायर करते टाइम बेटा कौन से नियम अपनाए जाएंगे, क्या रेट उनको दिया जाएगा, कौन से कानून उसके ऊपर लागू होंगे, वो सारी बातें किसमें बताई गई हैं बेटा? 9वीं अनुसूची के अंदर बताई गई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, जिस समय ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना भारत के संविधान में, उस समय एक बात और साथ में शामिल की गई थी कि 9वीं अनुसूची के अंदर बेटा जो बात भी शामिल कर ली जाएगी, 9वीं अनुसूची के अंदर जो बात लिख दी जाएगी, उस बात के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। सरकार ने जो लिख दिया वो लिख दिया, उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि सरकार ने ये बात गलत लिख दी, ठीक है। 9वीं अनुसूची के ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता था शुरू में जब इसको जोड़ा गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है, ये ध्यान रखना है, या डेट मत ध्यान रखो चाहे आप, 1973 ध्यान रख लो। 1973 में क्या था, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था और उस केस का जजमेंट आया था। वो केस कौन सा था बेटा? वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, केस को कहा जाता है केशवानंद भारती केस, है ना। केशवानंद भारती एक व्यक्ति थे जिन्होंने केस कर रखा था, उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है। केशवानंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई 73 से पहले की जो बातें हैं 9वीं अनुसूची के अंदर, उनके ऊपर तो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन 73 अप्रैल 73 के बाद, इसके बाद अगर कोई बात सरकार 9वीं अनुसूची के अंदर शामिल करती है तो उसके ऊपर आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट के अंदर। कोई किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि ये बात सरकार ने गलत लिख दी 9वीं अनुसूची में, तो उसके ऊपर चैलेंज किया जा सकता है बेटा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। 9वीं अनुसूची हो गई, 9वीं अनुसूची में इतना ही ध्यान रखना है बस हमें, ठीक है। इसके बाद 10वीं जो अनुसूची है बेटा, 10वीं अनुसूची के अंदर क्या है, देखो द से ही बनता है 10, आपको याद करने के लिए देखो, द से 10 बनता है, ठीक है, और द से ही बनता है दल बदल, दल बदल, द से 10, द से दल, आप ऐसे ध्यान रख लो कि इसमें दल बदल से संबंधित नियम है बेटा, दल बदल से संबंधित नियम। ये दल बदल क्या होता है, डिफेक्शन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर।
तो ये दल बदल क्या होता है भाई, जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए जो लोग हैं या राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं बेटा, वो अपनी पार्टी चेंज करते हैं। चुनावों के समय आप लोग देखते हो कि ये नेता इस पार्टी को छोड़कर उसने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, या उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले गए। चुनावों के समय अक्सर ऐसा होता रहता है। नेता जो होते हैं अपनी एक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो ये पार्टी अपनी छोड़ते हैं, दूसरी पार्टी में जब ये जाते हैं तो उसके अंदर दल बदलते समय क्या नियम होंगे वो किस में लिखे गए हैं, 10वीं अनुसूची के अंदर लिखे गए हैं बेटा। ठीक है, क्या नियम होते हैं? अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े हो और आप वो चुनाव जीत गए हो बेटा, जब तक आप चुनाव नहीं जीते होते, किसी भी पार्टी से आप चुनाव नहीं जीते हुए बस सिंपल उसके मेंबर हो आप पार्टी के, तब तो आपकी मर्जी है बेटा, कभी भी आप पार्टी बदल सकते हो अपनी। लेकिन मान लो बाई चांस आप किसी पार्टी से चुनाव लड़े और आप चुनाव जीत गए बेटा, किसके सिंबल पर, किसी एक पार्टी के सिंबल पर आप चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद अगर आप अपनी पार्टी बदलते हो तो उसके लिए ये नियम है बेटा। वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि क्या नियम है इस समय। मान लो किसी पार्टी के 90 एमएलए चुनाव लड़े, 90 जीत गए, मतलब चुनाव क्या लड़े, मान लो कोई ए पार्टी है, इस ए पार्टी के 90 एमएलए जीते हुए हैं, मान लो 90 लोग जीत गए चुनाव में। और मान लो इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी किसी बात को लेकर बेटा पार्टी के साथ कोई लड़ाई हो गई, कोई बहस हो गई, ये अपनी पार्टी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पार्टी बदलना चाहते हैं, ए पार्टी छोड़कर बेटा वो बी पार्टी के अंदर जाना चाहते हैं चुनाव जीतने के बाद। तो अगर बेटा इनमें से अगर मान लो कोई एक व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर जाता है दूसरी पार्टी में, बी पार्टी में जाता है, तो छोड़कर जा तो सकता है बेटा, वो ज्वाइन कर लेगा दूसरी पार्टी। लेकिन बेटा जहां से वो चुनाव जीता था ना, उसकी वो सीट कैंसिल हो जाएगी, वो उस सीट के ऊपर नहीं बना रह सकता, उस सीट के ऊपर क्या होगा, फिर दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, पार्टी बदल तो देगा लेकिन जहां से वो चुनाव जीता था ना बेटा, वो चुनाव जो है वो कैंसिल मान लिया जाएगा, क्योंकि वो लड़ा तो किस पार्टी से था, ए पार्टी से, लेकिन अब उसने वो पार्टी छोड़ दी और कौन सी ज्वाइन कर ली, बी। तो जिस पार्टी से चुनाव लड़ा था वो पार्टी क्या करेगी, उसको अपनी पार्टी से बर्खास्त करेगी, टर्मिनेट करेगी, तो उसकी वो सीट भी खाली हो जाएगी जहां से वो चुनाव लड़ा था। मान लो हिसार से लड़ा था, तो हिसार की सीट के ऊपर दोबारा चुनाव होगा बेटा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, वो क्यों अपनी पार्टी छोड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि जो चुनाव इतनी मुश्किल से इतना पैसा लगाते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसको पता है कि मैंने पार्टी छोड़ दी तो मेरी सीट कैंसिल हो जाएगी, दोबारा जीतू ना जीतू वो तो बाद की बात है। लेकिन बेटा अगर इन 90 लोगों में से 90 लोगों का अगर 2/3, 2/3 कितना होगा बेटा, 60। अगर 90 लोगों में से 60 लोग एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर जाते हैं बी पार्टी के अंदर, ठीक है, 90 लोगों में से, और अगर टोटल मेंबर का 2/3, मैंने 90 एग्जाम्पल लिया, 10 का भी अगर मान लो 10 लोग हैं तो भी उसका 2/3 ही निकाला जाएगा। ठीक है, जितने टोटल मेंबर है उसका 2/3, मतलब 90 का अगर 60 लोग एक साथ पार्टी छोड़कर जाएंगे तब इनकी सीट कैंसिल नहीं होगी बेटा, है ना। कितने लोग साथ जाने चाहिए, 2/3। साथ का मतलब क्या है बेटा, एक ही समय के ऊपर, एक ही दिन में। ये नहीं है कि 60 में से 50 तो आज जा रहे हैं, 10 जो है वो कल जा रहे हैं कि 60 लोगों ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। एक ही दिन में उनको रिजाइन करना पड़ेगा और दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी एक ही साथ। ये भी नहीं है कि कोई 5 घंटे बाद जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक ही साथ सभी लोग जो हैं अगर अपनी पार्टी छोड़कर जाते हैं दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तब उनकी सीट जो है वो कैंसिल नहीं होगी, वो अपनी सीट के ऊपर बने रहेंगे। फिर क्या होगा, इस पार्टी के पास कितने लोग रह जाएंगे, 30 ही रह जाएंगे, ये 60 दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना, आया समझ में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अगर नेता अपनी पार्टी बदलते हैं तो कुल सदस्यों कितना होना चाहिए, 2/3 अगर एक साथ जाएंगे टोटल मेंबर्स का तो उनकी सीट बची रहेगी, वरना उनकी सीट जो है वो कैंसिल मान ली जाएगी बेटा। और बेटा ये 10वीं जो अनुसूची है इसको शामिल कब किया गया, इसको शामिल किया गया 52वां संविधान संशोधन हुआ था बेटा, 52वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था ये, 1985 के अंदर 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जैसे 9वीं को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा, वैसे ही 10वीं को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, क्लियर है इतना। और बेटा आपका एग्जाम आप दे रहे हो अभी ग्राम सचिव का,
तो ग्राम सचिव के एग्जाम के अंदर ये जो 11वीं अनुसूची है ना बेटा, आगे जो हम पढ़ेंगे अभी, ये 11वीं अनुसूची आपके ग्राम सचिव के एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा। 11वीं अनुसूची से आप ये लगा के चलो कि आपका एक क्वेश्चन 101% आएगा बेटा 11वीं अनुसूची से, कि 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है बेटा। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, इतना क्लियर है ना 9वीं और 10वीं अनुसूची। अब देखो बेटा 11वीं और 12वीं अनुसूची दोनों को एक साथ ही हमें डिस्कस करना है। पहली बात तो इनको जोड़ा कब गया 11वीं और 12वीं अनुसूची को। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था बेटा 73वें संविधान संशोधन, और हो सकता है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कब शामिल किया गया, 1992 के अंदर। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के अंदर बेटा इसको शामिल किया गया था। ठीक है, दूसरा, अच्छा हाँ चलो एक चीज़ बेटा इसमें ठीक कर लेना, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो भाषाएं हैं ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, ना, ये बताया अभी मैंने आपको। इसमें मैंने शायद यहाँ सन आपको गलत लिखवा दिया, 1992 ही होगा बेटा वो, है ना, 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक कर लेना उसको एक बार अगर आप नोट कर रहे हो तो। ठीक है, कि मैंने आपको शायद वो गलत लिखवा दिया, वहाँ पर क्या लिखवाया था आप देख लेना, मुझे जैसे लग रहा है कि मैंने वहाँ आपको गलत बोल दिया। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा मैंने कहा था कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई थी। वो जो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी बेटा। अगर वहाँ सन मैंने गलत बोल दिया है तो आप उसको ठीक कर लेना, 1992 कर लेना वहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको जोड़ा गया। क्या है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो इस 11वीं अनुसूची के अंदर क्या है बेटा, कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं बेटा, ग्राम पंचायतों का जिक्र जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना बेटा, आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे भी, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। जो स्थानीय स्वशासन का चैप्टर बनता है आपके ग्राम सचिव के एग्जाम के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि बेटा ग्राम पंचायतें जो हैं उन ग्राम पंचायतों को आर्टिकल 40 के अंदर रखा गया था जिस समय हमारा संविधान बना था। तो आर्टिकल 40 में क्या था, ये जो ग्राम पंचायतें हैं ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि राज्य चाहें तो अपने राज्यों में ग्राम पंचायतें बना सकती हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। ठीक है, समझ रहे हो। तो पंचायतें बना तो दी गई राज्यों ने, लेकिन पंचायतों के पास बेटा ना तो कोई पावर थी, ना उनके कोई राइट्स थे, मतलब कोई अधिकार और कोई शक्तियां नहीं थी पंचायतों के पास कि सरपंच क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। ना उनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, वित्तीय संसाधन भी उनके पास नहीं थे बेटा। तो फिर क्या किया गया, ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए, उनको पावरफुल बनाने के लिए, उनको राइट्स देने के लिए, उनको पावर देने के लिए संविधान के अंदर क्या किया गया बेटा, एक अनुसूची जोड़ दी गई। कौन सी जोड़ी गई, वो 11वीं अनुसूची। तो आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये, कि ग्राम पंचायतों को, आपका एग्जाम भी यही है, ग्राम सचिव का है बेटा। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों को अधिकार और शक्तियां देने के लिए क्या किया गया था, ये 11वीं अनुसूची जो है वो भारत के संविधान में शामिल की गई थी। और कब शामिल की गई थी, तो 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 1992 के अंदर हुआ था ये। तो ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको नोट भी कर लेना है अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। क्या इसके अंदर, इस 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को अधिकार व शक्तियां दी गई हुई, मतलब पंचायतों को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ शक्तियां दी गई कि वो कैसे अपने गांव में काम करेंगे, वो सारी बातें इसके अंदर लिखी गई है।
और बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि कितने अधिकार और कितने शक्तियां दी गई। अगर आपसे पूछ ले कि 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया था, ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए थे बेटा? 29 विषय इसके अंदर शामिल किए गए थे। ठीक है भाई, 29 तरह की बातें बताई गई थी कि ग्राम पंचायतों को ये अधिकार होंगे, ये शक्तियां होंगी, ये काम अपने गांव में करवा सकते हैं, ये योजनाएं लागू कर सकते हैं। इस प्रकार के 29 पॉइंट बनाए गए थे कि ये काम वो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा अगर आपके एग्जाम में कि 11वीं अनुसूची के अंदर कितने विषय शामिल किए गए थे? 29 विषय शामिल किए गए थे बेटा। ठीक है, और ये 11वीं अनुसूची जो है ये हमारे देश में बेटा इसको शामिल तो कर लिया गया था 1992 में। और बेटा ये लागू कब से हुई थी, अप्लाई कब से हुआ, ये जो संशोधन है ये ध्यान रखना है। 11वीं अनुसूची लागू कब से हुई थी? 24 अप्रैल 1993 के अंदर। ये डेट जो है बेटा वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुई थी। इसीलिए क्या होता है बेटा, हर साल हमारे देश में 24 अप्रैल को, हर साल 24 अप्रैल का दिन जो है वो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल से ही ये लागू हुई थी हमारे देश के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है ये आपको। इसके बाद अगर हम बात करें कि 12वीं जो अनुसूची है इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे 8वीं अनुसूची मैंने बताया, वैसे ही 11वीं और 12वीं दोनों अनुसूचियाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्राम पंचायतें कहाँ होती है बेटा? गाँव के अंदर, है ना। ये दोनों वैसे एक साथ ही शामिल की गई थी। 11वीं तो जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं जोड़ी गई थी बेटा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 74वां 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? एक ही साल हुआ था बेटा, एक साथ 1992 के अंदर। ठीक है, ग्राम पंचायतें जैसे मैं आपको बता रहा था, ग्राम पंचायतें तो होती है गाँव के अंदर, और नगर पालिकाएं जो होती हैं बेटा, नगर पालिका होती है शहरों और कस्बों के अंदर। जैसे हिसार शहर है, हिसार शहर के अंदर क्या होगा, ये तो चलो नगर निगम बना दिया गया, निगम नहीं है तो वो क्या होता है बेटा, उसके अंदर नगर पालिकाएं होती हैं। ठीक है, और गाँव के अंदर क्या होती है? ग्राम पंचायतें होती हैं बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो शहरों के अंदर भी यही शुरू किया गया सिस्टम। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया, जो नगर पालिकाएं हैं बेटा शहरों के अंदर, नगर पालिकाओं को अधिकार व शक्तियां दिए गए थे, अधिकार व शक्तियां। ठीक है, ध्यान रखना है, नगर पालिकाओं को अधिकार व शक्तियां दिए गए। इसके अंदर कितने अधिकार और कितने शक्तियां दी गई बेटा? अगर आपसे पूछे कितने विषय हैं 12वीं अनुसूची के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है 12वीं अनुसूची के अंदर 18 विषय शामिल किए गए हैं बेटा। 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं अनुसूची के अंदर 18 विषय हैं। क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन होते थे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है भाई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जिस समय 11वीं और 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, या पंचायती राज को जब मजबूत किया गया उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन होते थे? तो आपको ध्यान रखना है उस समय प्रधानमंत्री होते थे, जब ये दोनों अनुसूचियाँ जोड़ी गई, प्रधानमंत्री होते थे पीवी नरसिम्हा राव। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, पीवी नरसिम्हा राव। ये 1991 से लेकर 1996 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे पीवी नरसिम्हा राव। और ये 92 की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, इन्हीं के समय ये जोड़ी गई होंगी बेटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आया समझ में इतना? तो यही 12 अनुसूचियां हैं बेटा जो हमें, बाकी ये ग्राम पंचायतों का या स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इनकी अलग से क्लास रहेगी आपकी एक, है ना। उसके अंदर सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे पंचायतें बनी, कौन कौन सी कमेटियां बनी, कैसे कैसे उनको अधिकार दिए गए, शक्तियां दिए गई, पूरे डिटेल में जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन अनुसूचियों के हिसाब से बेटा एक बार हमें इतना ही ध्यान रखना है ये। ठीक है, इसमें बताओ भाई, ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है अनुसूचियों का। तो इसमें कोई किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से।
बताओ, किसी को डाउट है तो भाई। कोई डाउट नहीं है? भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है, स्रोत मतलब सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है बेटा आपके एग्जाम में, भारतीय संविधान के स्रोत या सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब क्या होता है बेटा कि कितना बड़ा संविधान है। मैंने कल आपको बताया था कि जो प्रारूप समिति थी उसने क्या किया था, कई देशों के संविधानों को पढ़ा था उस समय, जिस समय हमारा संविधान बनाने जा रहे थे। और मैंने कहा था कि अलग अलग देशों के संविधान से जो चीज़ें हमारे संविधान के अंदर या हमारे देश की कंडीशंस के अंदर सूटेबल हो सकती थी, उन चीज़ों को अलग अलग देशों के संविधान से हमने अपनाया है। ऐसे कैसे अपनाया हो या उनको चेंज करके अपनाया हो, ठीक है। तो वही पढ़ना है हमें कि किस देश के संविधान से क्या चीज़ ली है बेटा हमने, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट रहा हमारे संविधान के ऊपर, बी प्रजापति सर, अनुसूची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कल बताया था बेटा, शेड्यूल, ठीक है बिंदु। अनुसूची को क्या कहते हैं? शेड्यूल। कल लिखा था ना हमने। अनुसूची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेड्यूल्स। पूनम मोर, ग्राम पंचायत का पूरा सिलेबस कब करवाओगे? पूरा सिलेबस चल रहा है अपना, सिलेबस जब कंप्लीट होगा पूरा हो जाएगा। ग्राम पंचायत का जो चैप्टर है बेटा, ग्राम पंचायत का रिलेटेड जो चैप्टर आप पूछ रहे हो वो मैंने अभी आपको बताया। ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो हमारे मेन क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे हम, हो सकता है कल वाली क्लास में या परसों, जब भी होगा आपको बता देंगे, ठीक है। पूरा करवाएंगे, टेंशन मत लो आप ग्राम पंचायत का, ठीक है। चलो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान के भाई जो स्रोत हैं, भारतीय संविधान के स्रोत भाई कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं वो हमें पढ़ना है। तो देखो हमने एक पढ़ा था बेटा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो पढ़ा था, उस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहा है बेटा। क्योंकि मैंने बताया था कि क्या कहा गया था उस समय कि जो जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत की सरकार किसके तहत चलनी थी? 1935 के अधिनियम के तहत ही चलनी थी। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर आपसे पूछे, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है भारत के संविधान के ऊपर किसका पड़ा है? तो 1935 के अधिनियम का ही पड़ा है बेटा। कुछ लोग ये बोलते हैं कि 1935 का जो अधिनियम आया था इंग्लैंड की तरफ से बन के, उस अधिनियम की जो मेन बातें थी उस अधिनियम के अंदर, उसकी 80% चीज़ों को ऐसे के ऐसे हमने किस में शामिल कर लिया है बेटा? भारत के संविधान में शामिल कर लिया है। इंग्लैंड से जो बनकर आया था 1935 का एक्ट, उसके 80% पार्ट को लगभग हमने भारत के संविधान के अंदर शामिल कर रखा है। तो वैसे पूरा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। उस एक्ट से मेन कौन कौन सी चीज़ें ली गई थी, बस हमें वो ध्यान रखना है,
ठीक है, तो सबसे पहले वही करते हैं बेटा, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है सबसे पहले वही देखते हैं। तो पहला तो हमारा बन जाएगा इसके अंदर पॉइंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इससे हमने क्या क्या चीज़ें ली है, तो क्या क्या चीज़ें अपनाई है इससे, वो ध्यान से देखो। इस एक्ट से एक तो हमने लिया है बेटा हमारा फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब संघीय तंत्र। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि संघीय तंत्र जो है वो कहाँ से अपनाया है। ठीक है, फेडरल सिस्टम जो है वो फेडरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम से लिया है बेटा। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ऑफिस ऑफ गवर्नर मतलब राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय। कार्यालय का मतलब भी राज्यपाल क्या क्या काम करेगा, उसके ऑफिस में कैसे कैसे काम होंगे। ठीक है, तो राज्यपाल का कार्यालय या ऑफिस ऑफ गवर्नर ये भी हमने कहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम से लिया है। तीसरी एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, इसके अंदर हमें यहाँ से लिया गया है बेटा यूपीएससी का जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या हिंदी में बोल देते हैं बेटा संघ लोक सेवा आयोग, उसका सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो हमने कहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम से ही लिया है बेटा। ठीक है, इसमें देखो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, 3 चीज़ें मैंने बताई, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा बेटा वो रहेगा संघीय तंत्र, फेडरल सिस्टम। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संघीय तंत्र भारत के संविधान में कहाँ से अपनाया गया है, तो 1935 के एक्ट से अपनाया गया है, ध्यान रखना है। वैसे ध्यान तो तीनों रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपको। इसके बाद इस एक्ट के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो है इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें ली है वो ध्यान रखना है आपको। इंग्लैंड, क्योंकि हम इतने सालों तक बेटा इंग्लैंड के ही अधीन थे, इंग्लैंड के गुलाम थे, तो इंग्लैंड के संविधान का साफ सी बात है कि उसका हमारे संविधान के ऊपर प्रभाव पड़ना ही पड़ना था। इस एक्ट के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इंग्लैंड के संविधान का हमारे संविधान के ऊपर। तो इंग्लैंड से हमने क्या क्या चीज़ें ली है, इंग्लैंड से बेटा एक तो ली है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है इसको समझ लो, साथ के साथ हम इनको समझते चलेंगे जो ये वर्ड्स है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, किस प्रकार की सिटीजनशिप है, तो एकल या सिंगल सिटीजनशिप है भारत में। क्या होता है देखो बेटा एकल नागरिकता, भाई हमारे देश में जो लोग हैं या जो हमारे देश के जो सिटीजन है बेटा, उन्हें जो सिटीजनशिप मिलती है वो सिर्फ एक ही जगह से मिलती है, और वो कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से उन्हें नागरिकता मिलती है भारत के अंदर सभी को। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बेटा ये नहीं बोल सकता कि मैं हरियाणा का नागरिक हूँ, या कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि वो गुजरात का नागरिक है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हरियाणा का निवासी हूँ बेटा, रहता हूँ हरियाणा में ना। मैं अगर ये लाइन बोलता हूँ कि मैं हरियाणा का नागरिक हूँ तो मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं बोल सकता। मैं नागरिक कहाँ का हूँ बेटा, मैं नागरिक भारत का हूँ, मुझे नागरिकता मिलती है भारत सरकार से। ठीक है, हमें किसी स्टेट से सिटीजनशिप नहीं मिलती, हमें सिर्फ एक ही जगह से मिलती है। वो कहाँ से मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आप अपना कोई भी आईडी कार्ड देखिए बेटा निकाल के, आपके पास कोई भी आईडी कार्ड हो, चाहे वो हमने अपने गांव में, मोहल्ले में, अपनी गली में कहीं भी बनवाया हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका वोटिंग आईडी कार्ड हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, कोई भी आपका आइडेंटिटी कार्ड, आपका पैन कार्ड हो, उनके ऊपर क्या लिखा होता है बेटा, कभी आपने देखा? उनके ऊपर कभी भी आपको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा हुआ नहीं मिलता, चाहे वो अपने गली के अंदर ही क्यों ना बनवाया हो, अपने गांव के अंदर ही क्यों ना बनवाया हो। उनके ऊपर क्या लिखा होता है हमेशा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार उनके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा बेटा। तो हमें जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड मिलते हैं बेटा, हमारा जो पहचान पत्र या नागरिकता का जो प्रूफ मिलता है हमें, वो कहाँ से मिलता है? हमें भारत सरकार से मिलता है। तो एक ही जगह से नागरिकता मिलती है, इसका मतलब हम क्या है, एकल नागरिकता को अपनाते हैं बेटा, सिंगल सिटीजनशिप को। एक देश आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल के लिए, जहाँ पर डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, और वो देश कौन सा है बेटा? अमेरिका। ध्यान रखना है, अमेरिका के जो लोग हैं बेटा, उनको दो जगह से सिटीजनशिप मिलती है। एक तो जैसे अपने यहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट से,
दूसरा, उनको स्टेट से भी सिटीजनशिप मिलती है, वो ये बोल सकते हैं कि मैं इस स्टेट का नागरिक हूँ और वो अमेरिका का नागरिक भी है साथ में। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ होता था पहले सिर्फ एक स्टेट के अंदर होता था, और वो एक स्टेट कौन सा था? जम्मू और कश्मीर। उसको भी बेटा अब हटा दिया गया है। आपको पता है कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रिमूव कर दिया गया है भारत के संविधान से। जम्मू और कश्मीर में पहले ये सिस्टम था बेटा, जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनको दो जगह से नागरिकता मिलती थी। वो जम्मू और कश्मीर के नागरिक भी होते थे और साथ में वो भारत के नागरिक भी होते थे। उनको वहां से भी आइडेंटिटी कार्ड मिलता था अपना और भारत सरकार से भी मिलता था। अब वो खत्म कर दिया गया है, अब वहां पर भी सिंगल सिटीजनशिप है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एकल नागरिकता के अलावा दूसरा है यहाँ पर इंग्लैंड से, वो है कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, कैबिनेट या इसको हम बोल सकते हैं मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ठीक है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली मतलब क्या होता है बेटा? मंत्रिमंडलीय प्रणाली का मतलब होता है कि जो मंत्री बनाए जाते हैं बेटा, जैसे नरेंद्र मोदी क्या है हमारे देश के प्रधानमंत्री, और उन्होंने क्या कर रखे हैं, अपने कई मंत्री बना रखे हैं, कैबिनेट बना रखा है अपना, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, जो भी अलग अलग प्रकार के उसके अंदर मिनिस्टर है। वो जो मंत्री बनाने का जो स्ट्रक्चर है बेटा, वो हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम जिसको बोलते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली या कैबिनेट सिस्टम, ये सॉरी पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसद है हमारे देश में, 2 हाउस हैं उसके, पार्लियामेंट का जितना स्ट्रक्चर है हमारा वो हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है बेटा। ठीक है, दूसरा इसके अंदर आपको ध्यान रखना है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन। ठीक है, रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन जो है ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी इंग्लैंड से लिया है बेटा। ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है बेटा? नाम से बताया आपको। विधि मतलब होता है कानून, लॉ मतलब कानून। ठीक है भाई, कानून का शासन होगा। कानून क्या होगा? सबके लिए समान बनाया जाएगा। कानून के सामने क्या होंगे? सब बराबर होंगे। ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है ये भी हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। तो इंग्लैंड वाली बेटा सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का ध्यान रखना है, कहाँ से लिया गया है? ये इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, आया समझ में? ये ध्यान रखना है सारा। भाई क्वेश्चन सिंपल आएगा, एक लाइन का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन जो है भारत में किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में संघीय तंत्र या फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है? आपका आंसर होगा 1935 के एक्ट से। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखो, इंग्लैंड के अलावा अगला है हमारा आयरलैंड का संविधान। ठीक है, आयरलैंड का संविधान। और आयरलैंड के संविधान से आपको ध्यान रखना है क्या लिया गया है? वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बेटा आपके पूरे पॉलिटिकल साइंस में, इसी चैप्टर में नहीं, पूरी पॉलिटिकल साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरी पॉलिटिकल साइंस में कैसे, मान लो कोई एग्जाम होना है और उसमें पॉलिटिकल साइंस का एक ही क्वेश्चन डालना है एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से यही रहता है बेटा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC के अंदर भी बहुत बार पूछा गया और एग्जाम्स के अंदर बेटा हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात आएगी, वो क्वेश्चंस, वो चैप्टर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। कुछ भी हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले आपसे, या मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा आपसे आपको, तो अब मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जिक्र आएगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड,
मैंने जब हमने संविधान की जो समितियां पढ़ी थी बेटा, इंपॉर्टेंट कमेटीज जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की समिति, कमेटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अध्यक्ष कौन थे वो बताओ मुझे जल्दी से। तो यहां भी नाम आया था ना उसका, कल जो समितियां पढ़ी थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कमेटी बनी थी, उसके हेड कौन थे बताओ मुझे जल्दी से, बताओ जल्दी कमेंट करके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए तो हैं हमने आयरलैंड से, लेकिन जो कल बेटा कमेटी बनी थी, कमेटियां हमने पढ़ी थी कल वाली क्लास में, उस कमेटी के हेड कौन थे? कमेंट जरूर करो, अगर याद है तो उसका नाम बताओ, नहीं याद है तो ये कहो कि याद नहीं है। बताओ जरूर, चुपचाप नहीं बैठना भाई। वेरी गुड, बिंदु प्रजापति, बी प्रजापति, तेज बहादुर सप्रू, वाह भाई वाह, पढ़ने लग गए आप तो, है ना, या देख के बताया है? सरिता चौधरी, तेज बहादुर सप्रू, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। पिंकी, तेज बहादुर सप्रू, सारे इंटेलिजेंट हो गए ना अभी। प्रियंका, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सिंह नहीं होंगे पिंकी, तेज बहादुर सिंह नहीं, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, वेरी गुड बेटा। ऐसे पढ़ोगे ना तो ठीक है। क्यों सर, पहले भी तो पढ़ते थे? पहले कहाँ पढ़ते थे? पहले पढ़ते तो कल वाले क्वेश्चंस के आंसर भी देते, है ना, पहले तो पढ़े ही नहीं। और मैं तो चाहता हूँ बेटा पढ़ो आप सारे, है ना, मेरी तो यही विश है बेटा कि आपका सबका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो, ठीक है। चलो, तो जहां पर भी बेटा इनका नाम आएगा ना, ये जहां पर भी आपको दिखे, आगे पॉलिटिकल साइंस में दोबारा इनका जिक्र होगा, जहां पर भी ये नाम आए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट, आप अपने आप ही लिख लिया करो कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है उनके अंदर इनके बारे में बताया गया, वो सारा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। दूसरा, इसी से आयरलैंड के संविधान से लिया गया बेटा इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, मतलब इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया हम कह सकते हैं भी कैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। राष्ट्रपति का चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे वो क्या इलेक्शन मेथड होता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन मेथड जो है, कैसे चुनाव करवाया जाएगा, वो हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसी के अंदर एक और है बेटा आयरलैंड से ही, वो है राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन बेटा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ये कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये भी ध्यान रखो, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये कहाँ से लिया है हमने? आयरलैंड। राज्यसभा के अंदर जो सदस्य हैं उनका नॉमिनेशन जो होता है उसकी प्रोसेस हमने आयरलैंड से ली है। बाकी ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ से, डीपीएसपी और इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके बाद देखो आगे, आयरलैंड के बाद अगला है बेटा अमेरिका का संविधान, ठीक है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है वो देखो, अमेरिका वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए। अमेरिका से क्या लिया है देखो, जिसको आप यूएसए बोल सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो है बेटा फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये भी फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए के संविधान से लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा यूएसए के संविधान से क्या है बेटा कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों को
पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। भाई जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों बेटा, उनको उनके पदों से हटाने के लिए जो प्रोसेस होगा, वो हटाने की जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से ली है, यूएसए के संविधान से ली है। इसके अलावा एक और है इसमें, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, और राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, महाभियोग कहा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग, या हम बोल सकते हैं इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोल देते हैं। अगर ये इसको समझने के लिए आप लिख सकते हो, महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बेटा, हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा गया है, इम्पीचमेंट या महाभियोग कहा गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को इलेक्ट करने का जो प्रोसेस है बेटा, वो तो लिया आयरलैंड से हमने, जबकि राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया। दोनों अलग अलग देशों से लिए गए हैं बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये तीन ही है इसके अंदर, तीनों इंपॉर्टेंट है यूएसए से आपके लिए, ठीक है। या इसके अंदर एक और आ जाता है, जुडिशियल रिव्यू का भी आ जाता है बेटा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं बेटा, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब भाई मान लो कि सरकार ने कोई कानून बना दिया, अब वो कानून के खिलाफ अगर कोई केस करना चाहता है तो वो केस किया जा सकता है कहाँ पर, कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अगर ये लगता है कि सरकार के द्वारा बनाया गया ये कानून गलत है, संविधान के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या कर सकती है, दोबारा रिव्यू कर सकती है उस कानून का, और उसको लगता है कि ये कानून गलत है तो बेटा वो उनको रद्द भी कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को भी कैंसिल किया जा सकता है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ध्यान रखना है। तो ये पावर दी गई है कोर्ट को, ये पावर हमने ली कहाँ से है, ये भी यूएसए के संविधान से हमने अपनाया है। उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब दोबारा से रिव्यू करना बेटा, सरकार ने जो कानून बना दिया है उसको दोबारा से रिव्यू करना कि वो ठीक है या नहीं है। किसी को भी लगता है, अगर आपको भी लगता है कि ये कानून गलत बना दिया तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। और कोर्ट आपके सबूतों से और आपके मतलब जो आपने बातें बताई हैं कोर्ट को, अगर कोर्ट को लगता है सचमुच कि हाँ ये कानून सच में गलत बना रखा है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है ये, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको रिव्यू करे और रिव्यू करके उसको कैंसिल भी कर सकती है बेटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, यूएसए से इतना ही है। यूएसए के बाद देखो, यूएसए के बाद एक है रूस, ठीक है। रूस के संविधान से लिया है बेटा हमने, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, यूएसए के संविधान से, और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए बेटा, तो रसिया या रूस के संविधान से। ड्यूटीज का मतलब क्या होता है भी, अधिकार तो क्या होता है, सरकार आपको देती है, सरकार नागरिकों को देती है, हमें अपने अधिकार मिले हुए हैं, वो तो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं बेटा, वो आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या है। एक है ड्यूटी। ड्यूटी क्या होती है बेटा, ड्यूटी नागरिकों की होती है अपने देश के लिए। जैसे आप हो, भारत के नागरिक हो, तो आपकी भी तो कोई ना कोई ड्यूटी बनती है ना अपने देश के लिए, कि अपना जो नेशनल फ्लैग है उसको हम अपमान नहीं करेंगे, राष्ट्रगीत का अपमान नहीं करेंगे, देश को गंदा नहीं करेंगे, देश के भाई जो अपने फ्रीडम फाइटर हुए हैं उनका सम्मान करेंगे, जो हमारी हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं मतलब ऐतिहासिक जो इमारतें हैं हमारी, उनकी सुरक्षा करेंगे। तो ऐसे कुछ कर्तव्य हैं, हर एक नागरिक के अपने देश के लिए कर्तव्य होते हैं, वही कर्तव्य हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, रूस के संविधान से लिए हैं बेटा। मौलिक कर्तव्य के अलावा और क्या है देखो रूस के संविधान से, एक है 5 ईयर प्लान्स जो थे बेटा, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं
5 ईयर प्लान्स, वैसे अभी इनको खत्म कर दिया गया है ना। अब पंचवर्षीय योजनाएं या 5 ईयर प्लान्स जो है वो नहीं बनते बेटा, ठीक है, क्योंकि अब ये 5 ईयर प्लान्स कौन बनाता था, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए जाते थे। अब प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया गया है, ठीक है। 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन की जगह किसने ले ली है, नीति आयोग ने ले ली है बेटा, ठीक है। वो आपको मैं आगे बता दूंगा, डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ भी ले पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई थी, तो रूस के संविधान से ली गई थी बेटा। दूसरा है बेटा, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को बोलते हैं प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब उद्देश्य प्रस्ताव हमने पढ़ा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पेश किया था प्रियम्बल, सॉरी उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसी के द्वारा क्या किया गया, प्रस्तावना बनाई गई थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा ये प्रियम्बल बनाई गई थी। और प्रियम्बल के अंदर बेटा एक वर्ड है प्रस्तावना में, न्याय का आदर्श। क्वेश्चन आ जाए कि आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ठीक है, आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, या प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है बेटा, रूस से। न्याय के आदर्श का मतलब क्या होता है बेटा, हमारे देश के नागरिकों को न्याय दिलवाने की बात कही गई है किसमें, प्रियम्बल में। प्रियम्बल अगला चैप्टर हम यही पढ़ेंगे प्रियम्बल का, अगर आपके ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है अभी कि प्रियम्बल क्या है। इसके जस्ट बाद, स्रोत के जस्ट बाद हम कौन सा डिस्कस करेंगे, प्रियम्बल ही डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना के अंदर एक वर्ड लिखा गया है बेटा न्याय, कि भारत के नागरिकों को न्याय दिलवाया जाएगा, जस्टिस दिलवाया जाएगा। और कितने प्रकार के न्याय दिलवाने की बात कही गई है प्रियम्बल में, वो भी आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों की बात कही गई है बेटा, कि एक तो सोशल जस्टिस होगा सबके साथ, मतलब सामाजिक न्याय, एक होगा बेटा इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब आर्थिक न्याय, और एक होगा पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब राजनीतिक न्याय, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखो एग्जाम में, कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किस प्रकार के न्याय का जिक्र नहीं है। ध्यान से सुनना, है का नहीं पूछेगा कभी भी, ये पूछेगा कि किस प्रकार के न्याय का जिक्र नहीं है। नहीं वाले में क्या होगा बेटा, 3 ऑप्शन तो यही दे दिए हमें, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और जो गलत ऑप्शन देगा वो पहचानना होता है। गलत देगा बेटा आपको रिलीजियस जस्टिस का, धार्मिक न्याय का। तो आपको ध्यान रखना है, धार्मिक न्याय का प्रस्तावना में जिक्र नहीं है, ठीक है। 3 प्रकार के न्याय हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलवाने की बात कही गई है। और ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने लिए कहाँ से, न्याय वाले रूस के संविधान से लिए हैं बेटा। क्लियर है ना, ठीक है भाई। कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके बताते रहना भाई। रूस के संविधान से इतना ही है। रूस के बाद एक है बेटा साउथ अफ्रीका का संविधान। साउथ अफ्रीका का संविधान, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। साउथ अफ्रीका, जिसको दक्षिणी अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है हमने, साउथ अफ्रीका के संविधान से एक ही बात ध्यान रख लो, कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, संशोधन करने की प्रक्रिया, ये हमने कई बार पढ़ा है ना, कि भारत के संविधान में ये संशोधन किया गया, ये अमेंडमेंट किया गया, 21वां किया गया। आज ही पढ़े हमने 3-4, तो 21वां, 71वां, 92वां संविधान संशोधन हुआ, एक 42वां संविधान संशोधन बताया। भाई संशोधन या अमेंडमेंट करने की जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस से अमेंडमेंट होगा, क्या करना पड़ेगा, वो अमेंडमेंट करने की जो सारी प्रोसेस है वो कहाँ से ली है हमने, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रख लो साउथ अफ्रीका के संविधान से, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था कि वो DPSP वाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला बताया, वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है बेटा दूसरे नंबर पे। अगर इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो दूसरा नंबर इसका आता है। एक और ध्यान रख लो इसमें, वो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचन मतलब इलेक्शन, ठीक है।
इलेक्शन मेथड ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भाई। एक हमने साउथ ऊपर पढ़ा था जो आयरलैंड का पढ़ा था, उसमें भी ये था, लेकिन उसमें आप देखो ध्यान से क्या बताया था मैंने, उसमें नॉमिनेशन के लिए था बेटा, कि नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा था। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन अगर पूछे तो आयरलैंड, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछे, इलेक्शन पूछे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से बेटा। ठीक है, दूसरा ये दो ही हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। तो साउथ अफ्रीका के बाद आपको ध्यान रखना है फ्रांस का संविधान बेटा। ठीक है, फ्रांस का संविधान। इस फ्रांस के संविधान से एक तो आपको ध्यान रखना है कि रिपब्लिक वर्ड लिया गया है बेटा, गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या रिपब्लिक। जो रिपब्लिक वर्ड है या गणतंत्रात्मक जो वर्ड है वो हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस के संविधान से। आपको बिल्कुल पहली क्लास में मैंने समझाया था, बिल्कुल पहली क्लास थी पॉलिटिकल साइंस की हमारी, कि गणतंत्र है, भारत क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है, भारत गणतंत्रात्मक देश है। जो गणतंत्र जो वर्ड है वो कहाँ से लिया है हमने, वो लिया है हमने फ्रांस के संविधान से बेटा। ठीक है, गणतंत्र किसको बोलते हैं जल्दी से बताओ, जिन्होंने पहली क्लास देखी थी, किसको बोलते हैं गणतंत्र? बताओ, गणतंत्र किसको बोलते हैं? गणतंत्र भाई, गणतंत्र ऐसा देश जिसका जो हेड है, ऐसा देश जिसका मुखिया जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लोगों के द्वारा चुना जाए भाई। मतलब हमारे देश के मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जो है वो इनडायरेक्टली भारत के लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। मतलब उनका जो पद है बेटा वो वंश के हिसाब से नहीं चलता कि अभी जो राष्ट्रपति है उनके बाद उनके बेटे बनेंगे, उनके बाद उनके बेटे बनेंगे। ठीक है भाई, ऐसा देश जहाँ उनका मुखिया जो है वो इलेक्शन के द्वारा चुना जाए, ठीक है, वोटिंग के द्वारा चुना जाए, वो देश क्या कहलाता है, रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। तो गणतंत्रात्मक जो वर्ड है बेटा वो हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया है। इसके अलावा फ्रांस के संविधान से और क्या लिया गया है कि प्रस्तावना में एकता, अखंडता व बंधुता का आदर्श, बंधुता का आदर्श। ठीक है, एकता, अखंडता व बंधुता का आदर्श। तो ये कहाँ से लिया है हमने, प्रस्तावना के अंदर ये तीन चीजें, एकता, अखंडता और बंधुता, ये हमने कहाँ से लिए है, फ्रांस के संविधान से लिया है बेटा। ठीक है, मेन तो है इसमें गणतंत्रात्मक शब्द पूछ लेता है, कहाँ से लिया गया है, तो वो ध्यान रखना है फ्रांस के संविधान से लिया गया है आपके। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से देश पढ़ लिए भाई, कौन कौन से रह गए? जर्मनी रह गया ना एक। जर्मनी से बेटा जो हमारा आपातकाल, आपातकालीन प्रक्रिया, ठीक है, आपातकालीन प्रक्रिया, इसका मतलब क्या होता है भाई, देश में जिस समय बिंदु, नामांकन और निर्वाचन क्या होते हैं भाई? नामांकन मतलब नॉमिनेशन, नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, वहाँ इलेक्शन नहीं होता, नॉमिनेट कर दिए जाते हैं किसी के द्वारा सीधा। ठीक है, और निर्वाचन मतलब इलेक्शन, मतलब वोट के द्वारा वो जीत कर जाते हैं। ठीक है, ये होता है उसमें। प्रियंका, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुखिया का चुनाव जनता द्वारा, बिल्कुल बड़ी। ठीक है भाई, नामांकन क्या होता है कि नामांकन का मतलब नॉमिनेशन, वहाँ चुनाव नहीं होगा मेंबर्स का, वहाँ क्या होगा, उनको नॉमिनेट कर दिया जाएगा सीधा, ठीक है, राज्यसभा के अंदर। और जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन का मतलब क्या होगा, वो वोटों के द्वारा जीत कर जाएंगे, वही व्यक्ति राज्यसभा के अंदर जाएंगे। ये डिफरेंस होता है। नॉमिनेशन हमने देखो जब संविधान सभा मैंने बताई थी उसमें भी आपको बताया था कि इतने मेंबर तो नॉमिनेट हुए थे, इतने मेंबर जो है इलेक्ट हुए थे, वहाँ मैंने क्लियर किया था ये कि नामांकन और निर्वाचन क्या होता है भाई।
389 मेंबर इलेक्ट हुए थे स्टार्टिंग में, 389 मेंबर थे संविधान सभा के अंदर। 389 में से मैंने बताया थे 93 क्या थे, वो नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड मतलब उनका चुनाव नहीं हुआ था, ठीक है, वो रियासतों से राजाओं ने उनको नॉमिनेट कर दिया, चुनाव के द्वारा नहीं आए थे। बाकी बचे हुए थे वो क्या थे, इलेक्टेड थे, मतलब उनका चुनाव हुआ था। ये फर्क होता है दोनों में, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो इमरजेंसी जो प्रोसीजर है हमारी आपातकालीन जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है, जर्मनी के संविधान से। इसी क्वेश्चन को देखो ऐसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे भाई फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए तो इसका आंसर भी क्या होगा, जर्मनी होगा भाई, है ना। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने, क्योंकि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब देश में आपातकाल लगे, और आपातकाल वाली प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है भाई, जर्मनी के संविधान से ली है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, आपातकाल का पूछ ले जर्मनी, या मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध पूछ ले तो भी जर्मनी, क्योंकि मौलिक अधिकारों पर भाई प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब आपातकाल लगा हो देश के अंदर, वरना मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इसके बाद इसमें से इतना ही है जर्मनी से भाई। जर्मनी के बाद अगला है हमारा कनाडा, ठीक है, कनाडा का संविधान। इंक बहुत कम हो गई है भाई, दिख तो रहा होगा ना सभी को, दिख रहा है ना बोर्ड पे, सुन तो रहा होगा, कनाडा ही लिखा है भाई। बताओ जल्दी से, दिख रहा है ना। कनाडा, तो कनाडा के संविधान से क्या है, देखो एक तो आपको ध्यान रखना है कनाडा के संविधान से क्या है, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। हाँ जी सर प्रियंका, ठीक है अभी दिख रहा है। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर विद जो है ये स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है भी, जो हमारी संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था भी हमने पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताई थी किसको बोलते हैं, संघीय व्यवस्था भी जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होगा, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होंगी, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार, ठीक है। ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, संघीय व्यवस्था कहा जाता है। तो भाई इस संघीय व्यवस्था, भारत के अंदर संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल सिस्टम में आप देखो हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद नीचे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन दोनों के अंदर सेंटर और स्टेट में पावरफुल कौन है, सेंटर है या स्टेट है, तो पावरफुल कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स हैं भाई जिसके मुकाबले स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले। तो ये सेंटर को पावरफुल वाली जो संघीय व्यवस्था है जिसमें सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो, वो व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, कनाडा के संविधान से। अभी थोड़ी देर पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा था, जहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वो क्लियर कर रहा हूँ। 35 के एक्ट में मैंने पढ़ाया था फेडरल जो सिस्टम है बेटा, है ना, संघीय तंत्र जो है। सीधा क्वेश्चन आया कि संघीय तंत्र कहाँ से लिया गया है, तो संघीय तंत्र का आंसर होगा 35 का एक्ट जो था हमारा 1935 का। क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ये ली गई है बेटा कनाडा के संविधान से, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, भाई जो राज्यपाल जो होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल को क्या बोलते हैं, गवर्नर। भाई हर एक स्टेट में गवर्नर होते हैं, और जो गवर्नर होते हैं उन गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट जो है, नियुक्ति मतलब जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे हरियाणा के राज्यपाल है, उन हरियाणा का राज्यपाल उनको किसने बनाया है, केंद्र सरकार ने बनाया है भाई, ठीक है।
हर एक राज्य उनका चुनाव नहीं होता, राज्यपालों का चुनाव नहीं होगा, वो क्या होंगे, अपॉइंटमेंट होंगी, उनकी नियुक्तियां होंगी, और वो नियुक्ति करेगा कौन, वो केंद्र सरकार करेगी। तो राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है, कनाडा के संविधान से ली है भाई। ठीक है। तीसरा है इसके अंदर रेसिड्यूरी पावर, मतलब अपशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर, अपशिष्ट शक्तियां, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में पाई जाएंगी। ये समझना है हमें ये क्या होता है। अपशिष्ट शक्तियों को बोलते हैं रेसिड्यूरी पावर, और जो रेसिड्यूरी पावर है वो किसके पास होती है बेटा, केंद्र सरकार के पास होती है, इतना ध्यान रखना है। अपशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के पास होती हैं। ये अपशिष्ट या रेसिड्यूरी हम किसको बोलते हैं, अपशिष्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो बचा खुचा हो जाए, है ना। अपशिष्ट का मतलब कोई चीज़ है, मतलब काम की है। जैसे कोई एग्जांपल समझ लो आप, जैसे भाई आप जैसे कोई भी मान लो बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाते टाइम कुछ चीज़ें क्या होती है, जो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं वो तो यूज़ हो गई बिल्डिंग के अंदर, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ मतलब लकड़ी का सामान हो गया या ईंट हो गया, कुछ भी हो गया, जो चीज़ें बच गई, वो बची हुई चीज़ें क्या होती हैं, वो अपशिष्ट होता है बेटा। ठीक है। रेसिड्यूरी पावर उनको कहा जाता है, अपशिष्ट शक्तियाँ उनको कहा जाता है। वो संविधान में कौन सी है, देखो कल हमने 7वीं अनुसूची पढ़ी थी, और 7वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया था कि बेटा 3 जो सूचियां बनाई गई है, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, 3 सूचियां हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर सारी वो बातें हैं जिनके ऊपर स्टेट कानून बनाएगा, फेडरल लिस्ट में केंद्र सरकार बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, है ना। लेकिन भाई कोई ऐसी बात हो जो ना तो फेडरल लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, और ना ही वो कंकरेंट लिस्ट में है, भाई जो किसी भी तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है, वो बच्ची रह गई, लिखा ही नहीं गया उनको किसी भी लिस्ट में, तो ऐसी कोई बात जो किसी भी सूची के अंदर शामिल नहीं है, उन बातों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है बेटा, केंद्र सरकार का है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि अपशिष्ट शक्तियां कहाँ पाई जाती हैं, या अपशिष्ट शक्तियां किस में पाई जाती हैं, कुछ भी पूछ ले, अपशिष्ट शक्तियां कहाँ होती है तो केंद्र सरकार, या पूछ ले अपशिष्ट शक्तियों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है बेटा। और ये प्रोसेस लिया कहाँ से, हमने कनाडा के संविधान से लिया है। आया समझ में, बताओ जल्दी से। रेसिड्यूरी पावर या अपशिष्ट शक्तियां पता लगा ना क्या होती हैं, जो भी किसी भी सूची में शामिल नहीं है, ऐसी बात। तो ये संविधान में लिख दिया गया है कि जो बात किसी भी सूची में शामिल नहीं है ना, ताकि बाद में झगड़ा ना हो भाई, कोई बात कहीं भी लिखी हुई रह गई, मान लो कहीं पर भी नहीं लिखी गई, ना तो स्टेट लिस्ट में, ना फेडरल में, ना कंकरेंट में, तो ताकि बाद में डिस्प्यूट ना हो कि इस बात के ऊपर कानून स्टेट बनाएगी या सेंटर बनाएगी। तो संविधान में कहा गया है कि जो बात किसी भी सूची में शामिल नहीं है तीनों में से, उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा भाई। ठीक है, आ गया सर, ठीक है भाई, वेरी गुड। ठीक है, कनाडा से ये इतना ही है भाई। एक लास्ट और है हमारा, वो है जापान का संविधान भाई। जापान का संविधान, जापान के संविधान से सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये कहाँ से ली गई है, जापान के संविधान से। सिर्फ इसमें एक ही है, ये काफ़ी कम पूछता है लेकिन आ जाता है एग्जाम में कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आपको ध्यान रखना है जापान के संविधान से ली गई है भाई। ठीक है, कितने पॉइंट्स पढ़ लिए भाई, कितने देशों का पढ़ लिया हमने, जल्दी से बताओ। और सबके समझ में आया क्या, अगर कोई डाउट है तो पूछो जल्दी भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इस चैप्टर में इतना ही है, वैसे संविधान के स्रोत में इतना ही है, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, कोई बात ना समझ में आई हो तो। आज हमने पढ़ा एक तो भारत के संविधान की जो अनुसूचियां हैं, कल जो बीच में रह गया था उसको कंप्लीट किया, बाकी हमने सोर्सेज सारे पढ़ लिए भाई, किस किस देश से क्या क्या से बातें ली गई। प्रियंका 11, पिंकी 9, नहीं 11 से तो ज़्यादा होने चाहिए।
चलो कोई नहीं, आप देख लेना भाई एक बार, अगर कोई डाउट हो तो आप नोट कर लेना। कल जो क्लास होगी हमारी उसमें आप पूछ लेना क्लास शुरू होने से पहले। अभी आपकी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, पढ़ना ज़रूर भाई। ठीक है, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसमें इतना ही होगा हमारा।